युवाओं से ये कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। जब उनको ये दिखने लगा कि उनके एग्जाम्स नहीं हो रहे, उनके लिए वैकेंसीज नहीं आ रही, तो उनको इस बात की समझ आई कि अच्छा कोई ना कोई पीछे का खेल है। और अगर ये 348 बिक गया तो उसके बाद सरकारी क्षेत्र में नौकरी बचनी ही नहीं है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद हूं। लगातार जिस तरीके से आज सुबह से ही बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बेरोजगार छात्र एक तरफ जो है बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं और तमाम तरीके से कई मुद्दे जो है सोशल मीडिया पर भी तैर रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ जो है बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार पिछले 6 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा था और आज भी काफ़ी ज़ोर शोर से हुआ है सोशल मीडिया पर। इसी मुद्दे पर बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु कुमार, जो पूर्व डूटा उपाध्यक्ष हैं और एकेडमिक काउंसिल मेंबर DU के सदस्य भी हैं, लगातार इन मुद्दों को जो है गंभीरता से उठाते रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है, आज तक क्या हुआ और उसके बाद आज खासकर कैसा प्रभाव रहा सोशल मीडिया पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, आज रामा पेरियार साहब की जयंती है और इस बात को लेकर जो है पूरे देश जो है हर्षोल्लास के साथ इन्हें मना रहे हैं। और उसके बाद जो है निजीकरण और बेरोजगारी को लेकर जो है तमाम तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। आज सर खासा प्रभाव देखने को मिला है, क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो हम लोगों ने रखा ही था पेरियार रामास्वामी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, लेकिन और उसकी एक वजह भी है कि हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे सोशल जस्टिस के इशू के ऊपर। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो हमें आरक्षण मिला हुआ है वो सार्वजनिक क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर ही है और ये सरकार लगातार उसको जो है बेचने में लगी। तो पहले इस देश की जनता इस बात को नहीं समझ कर रही थी, खास करके युवा वर्ग इस बात को नहीं समझ रहा था। लेकिन पिछले दिनों जब उनके ऊपर बात बन के आई, जो महीनों से अलग अलग सेंटर्स पे बैठ के पटना, दिल्ली और जगह जगह पे लोग जो बेरोजगार छात्र तैयारी करते थे, जब उनको ये दिखने लगा कि उनके एग्जाम्स नहीं हो रहे, उनके लिए वैकेंसीज नहीं आ रही, तो उनको इस बात की समझ आई कि अच्छा कोई ना कोई पीछे का खेल है। तो आज के दिन बड़े स्तर पर पिछले दिनों एक बड़ी मुहिम चली है जो इन छात्रों ने चलाया और हम लोग एक अलग से फरवरी से मुहिम चला रहे हैं जो हमने शुरू करा था OBC क्रीमी के ऊपर। और उसके बाद चूँकि ये जो निजीकरण है, या जिसको मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से सारी सरकारी संस्थाओं को जो रोजगार देने वाली संस्थाएं उसको बेचने का जो काम हो रहा है, उसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव और सबसे दुखद प्रभाव जिस वर्ग के ऊपर होना है वो है इस देश की 90% आबादी। उसमें SC, ST, OBC और EWS के लोग भी हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इस देश पूरा का पूरा देश जो है इससे इम्पैक्ट होने जा रहा है। केवल 10% लोग जो एलिट क्लास के लोग हैं उनके लिए इस देश को चलाने की जो कोशिश हो रही है, तो हम लोग उसके खिलाफ ये मूवमेंट चला रहे थे। अभी पीछे हमने 10 तारीख से 16 तारीख तक एक कैंपेन चलाया था कि स्टेशन मास्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाए और प्रधानमंत्री जी को जागरूक किया जाए, जिसको बड़े लेवल पे सफलता मिली है। आपको मैं बताऊं, 16 से 17 राज्यों के अधिकांश रेलवे स्टेशन पे जो ये ज्ञापन दिया गया है। और शायद जो कई जगह स्टेशन मास्टर ने हमसे कहा कि भाई नहीं, हमें सरकार मना कर रही है और हम आपका नहीं ले सकते। तो इसका मतलब सरकार तक भी बातें पहुँच रही हैं। आज जो हमारा था कि आज सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, जो 5 बजने वाला है, हम लोग उपवास कर रहे थे इस निजीकरण के खिलाफ। और हमारी ये डिमांड थी कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, सेव रिजर्वेशन, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, सेव गवर्नमेंट जॉब। तो उसको हमें पूरे देश के स्तर पर बड़े लेवल पर समर्थन मिला है। रेलवे यूनियन के पदाधिकारियों ने बड़े लेवल पे हमारी मदद करी है, उन्होंने भागीदारी करी है। IOCL, BPCL, कोल इंडिया और ये BSNL, इन सब के कर्मचारी भी साथ में जुड़े हैं। और जो हम लोग इसलिए लगातार आप देखेंगे, आज सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे तो रंगा पड़ा है लोगों के कैंपेन से और लोगों के विरोध प्रदर्शन से। तो बहुत अच्छी सफलता मिली है। और सबसे बड़ी बात जो सरकार को समझने की ज़रूरत है कि जनता और इस देश का खास करके युवा वर्ग और सरकारी कर्मचारी सब उनसे खपा है और सब लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। जो आम जनता है उस तक अब ये बात पहुंचने लगी है कि जो सबसे बड़ा सेक्टर है रेलवे, 28 लाख नौकरी देने वाला जो सेक्टर है, जिसमें आज भी 12 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, BSNL या जितनी संस्थाएं हैं सरकारी जो बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार देती हैं, उसके बिकने के बाद उनके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। रेलवे बिकेगा तो आम जनता को भी
दिक्कत होगी। तो ये सब लोग समझ रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं आपको बिलीव होगा कि लोग रोज़ जो है सैकड़ों की संख्या में मुझे फ़ोन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम आपके मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ऑल इंडिया ओबीसी SC ST कोऑर्डिनेशन कमेटी जो मूवमेंट चला रहे हैं उसमें देश भर के अलग अलग संगठन भी हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आज जिस तरीके से 17 जो है तारीख को चुना था, जितने भी बेरोजगार छात्र थे वो जो है बेरोजगार दिवस के तौर पे मना रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी था। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, बात देखिए सही है ना भाई। प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से ये कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। और आज हालत ये हो गई कि 2 करोड़ रोजगार तो आप छोड़ दीजिए, कोरोना से पहले का आंकड़ा है, लोग कोरोना के आड़ में छुपना चाहते हैं, कोरोना से पहले का आंकड़ा है कि 70 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, मतलब 45% के आसपास बेरोजगारी की दर पहुंच गई थी। और कोरोना ने तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि करेला और नीम चढ़ा का हाल कर दिया। आज इतनी खराब हालत है कि लोग जो है रोजगार के लिए परेशान है, लोगों को खाने पीने की स्थिति और सुसाइड की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। तो ये जब हालत है तो युवा तो अपना हक मांगेंगे और उनका जीवन यापन के लिए कोई भी अगर लड़ता है, अपनी डिमांड रखता है, तो इस देश की जिम्मेवारी है और इस देश के मुखिया हैं प्रधानमंत्री, तो उनकी जिम्मेवारी है। तो अगर बच्चों ने उसको इस रूप में मनाया है तो वो भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। वो एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी को ये याद कराने की ज़रूरत है कि आप इस तरीके से जो जिस तरीके की आप व्यवस्था बनाने जा रहे हो, सारे संस्थानों को आप बेच दोगे तो ये देश किसके लिए चलेगा? अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, किसान आत्महत्या पहले से कर रहे थे, युवा आत्महत्या करने लगे, आम जनता में जो पैनिक क्रिएट हो रहा है कि कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, तो ये तो अब मिनिमम जो कहते हैं रोजी रोटी की लड़ाई है, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई पे आ गई बात। जो हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल बना रहे थे वो देश जो है अब इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि हमको 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी। तो वो तो ठीक कर रहे हैं लड़के, और प्रधानमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस देश ने आपको सर माथे पे बिठाया, आज वो इस तरीके से प्रदर्शन क्यों कर रहा है कि आपके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। वो प्रधानमंत्री जी को सोचने की जरूरत है इस बात। तो क्या लगता है आपको कि इससे कुछ खासा प्रभाव पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? वो युवाओं को लेकर सोचेंगे, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है उसको लेकर कुछ सोचेंगे? वो नहीं, सोचना तो पड़ेगा ना। ये तो देखिए, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी बड़े स्तर पर सूचनाओं को फैलाने की ज़रूरत है, लोगों तक इस बात को पहुंचाने की ज़रूरत है। मैं बार बार अपने हर जगह में बोल रहा हूं, जहां पर भी मुझे बोलने या बताने के लिए बुलाया जा रहा है कि 1-2 PSUs नहीं, एक साथ 348 PSU को बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। और अगर ये 348 बिक गया तो उसके बाद सरकारी क्षेत्र में नौकरी बचनी ही नहीं है। और सरकारी क्षेत्र की नौकरी और प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी में आकाश ज़मीन का अंतर है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, सरकारी क्षेत्र में एक स्टाफ जो चौकीदारी का भी काम करता है, उसको जीवन यापन की जो न्यूनतम जो सैलरी है 25,000 रुपया वो उनको मिलता है। लेकिन आज क्या है, ये चौकीदारों की हालत क्या है? 12,000, 8,000, 9,000 रुपये में इनसे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। तो जैसे जो लोग शहरों में काम कर, दिल्ली शहर में 9,000, 11,000 में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी चल जाएगी क्या? तो ये इस देश की आम जनता को समझना है कि, और ये जो लोग इस बात को कई बार पैरवी करने उतर जाते हैं कि निजी क्षेत्र अच्छा है, उनको इस बात के लिए भी समझना चाहिए कि निजी क्षेत्र अच्छा नहीं है। निजी क्षेत्र निजी लोगों के हित का काम करता है। उसमें मुकेश अंबानी और अडानी और दुनिया जहान जो ये संस्थाएं हैं, ये जो कंपनियां हैं, इनके लिए काम करेगा निजी क्षेत्र, आम जनता के लिए काम नहीं करेगा। अगर 9,000, 10,000, 11,000 में किसी को काम करने के लिए कंपेल किया जा रहा है तो वो दुखद है, उसको मानवीय हक उससे छीना जा रहा है। तो मानवीय हक छीनने का काम लोकतंत्र का नहीं हो सकता। ये राजपाट नहीं है कि कोई राजा है और वो अपने और हम सब उनके जो है गुलाम और रियायत नहीं है ना, रैयत नहीं है उनके अंदर, जो वो जैसे चाहेंगे हम उनसे वैसे रहेंगे। सबको बराबर से, और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य होने का जो हक है और मनुष्य होने की जो सबसे न्यूनतम ज़रूरत है वो पूरा करना सरकार की जिम्मेवारी है। तो सरकार इससे नहीं बच सकती। अभी आप देखिए, संविदा अपॉइंटमेंट करेंगे, क्यों भैया संविदा? ठीक है अभी पेंशन ख़त्म कर दिया, जो नेता लोग हैं उनको लोकसभा और विधानसभा में पेंशन मिलेगा, सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। और आज जो न्यू पेंशन स्कीम है वो अपना खाता उठा के देखे। मैं बार बार कह रहा हूँ, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है पेंशनर्स को। जो न्यू पेंशन स्कीम में 2004 के बाद जितने सरकारी कर्मचारी हैं, हर एक को इंडिविजुअली लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस जो अभी -8.29 रिटर्न दे रही है, मतलब घाटे में चली गई है सारी सब चीज़ें। तो भैया हम अपना पैसा लगा के और तुम्हारे मिसमैनेजमेंट की वजह से हम नुकसान क्यों उठाए? अगर आपसे नहीं संभलता है, क्या दिक्कत थी? क्या कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती समाज की? कोई देश की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो ये जो तर्क है उसको जब तक नहीं उठाएंगे लोग, तब तक परेशानी में रहेंगे। और इस बात को समाज को समझना है
इस देश की आम जनता को समझना है कि आज भी 90% लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में ही हो रहा है। 90% से ज़्यादा लोग सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। तो ये अगर बंद हो जाएगा और सरकारी संस्थान अगर बंद हो जाएंगे तो हम दोबारा से गुलाम बन जाएंगे। और ख़ास करके जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इनके झांसे में मत आइए, क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व या सत्ता में भागीदारी तभी तक मिलेगा जब तक सरकारी संस्थान बचेंगे। कोई अंबानी, कोई अडानी जो है आपको नहीं पूछने वाला है। और ये जो लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में फेयर इंटरव्यू होता है, प्राइवेट सेक्टर में तो कैसे सिलेक्शन हो जाता है, किसका और किसको कैसे नौकरी मिल जाती है, ये किसी को हवा भी नहीं लगता। वहाँ रिकमेंडेशन से लोग अपॉइंट हो जाते हैं। तो जो दलित पिछड़ा समाज है, उनके किसी बच्चे को वहाँ नौकरी ढंग से मिलने वाली नहीं है, अच्छी जगह पर नहीं मिलने वाली। और प्रताड़ना होगी और अपमानना होगा, वो एक अलग बात है। और जो सर्विस, जो मजदूरों का जो हक है, अभी देखिए सरकारों ने बदल दिया, 8 घंटे से ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, आपको कब निकाल दिया जाएगा उसका कोई नोटिस नहीं होगा। ये संविदा की नियुक्ति क्या है 5 साल में? 5 साल क्यों संविदा होना चाहिए भाई? एक आदमी काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके लिए 1 साल चेक करना बहुत 1 साल का समय का आप चेक कर लीजिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में लैप्सेज आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में लैप्सेज इसलिए आ रहे हैं, जो लोग कहते हैं, क्योंकि हमारे नेता अगर सुधर गए ना तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लैप्सेज भी बंद हो जाएंगे। मंत्री अगर ठीक से काम करने लगा तो ये लोग भी सुधर जाएंगे। तो ज़रूरत ये है कि इस निजीकरण को एकदम लोगों को ये बांध के चलना चाहिए कि करो और मरो की लड़ाई है। निजीकरण हम नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर निजीकरण हुआ तो इस देश की आम जनता परेशानी में आएगी और आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो आरएसएस प्रमुख बार बार इस बात की समीक्षा की बात करते हैं, तो वो समीक्षा कर चुकी है सरकार और कर रही है सरकार, रिजर्वेशन खत्म। आखिर में चलते चलते एक सवाल, स्वामी रामा पेरियार का आज जयंती है और जो बहुजन समाज के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, उनकी हर एक जगह भागीदारी रही है, शिक्षा व्यवस्था पर तमाम सारे काम किए हैं, राजनीति को लेकर भी उन्होंने तमाम सारे काम किए हैं, इसको लेकर कुछ कहेंगे आप? नहीं, पेरियार रामास्वामी जी देखिए, शुरू से जो इस देश का पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उसके लिए काम करते हैं। और उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी, उनकी अपनी एक समझ थी। वो नहीं ईश्वर में विश्वास रखते थे, नास्तिक थे, और उसकी अपनी वजह हैं। वो बातें अंबेडकर साहब ने भी उठाई है, वो बातें ज्योतिबा फुले जी ने भी उठाई है अपनी गुलामगिरी किताब में, और उस चीज़ को रामास्वामी भी उठा रहे थे। ये अलग बात है कि अभी तक ढंग से समाज के बीच उनकी बातें नहीं पहुंची है। उन बातों को भी पहुंचाने की ज़रूरत है कि कर्मकांड और अंधविश्वास और जो क्या कहते हैं, कामड़ ढोने वाली जो प्रथा खास करके पिछड़े समाज के अंदर, उससे जब तक नहीं निकलेंगे और जब तक जो वो चाहते थे कि हम लोग रोजी की बात करें, रोजगार की बात करें, रोटी की बात करें, अपने सम्मान की बात करें, जो पेरियार साहब चाहते थे, और उनकी बनाई हुई जो पॉलिटिकल संगठन है तमिलनाडु में, वो आज भी ओबीसी रिजर्वेशन पे अगर आज की डेट में भी कोई एक संस्था बोले तो उनकी बनाई हुई संस्था बोले, बाकी सब चुप्पी साधे हुए। नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिशियन तो चुप्पी साधे हुए। तो इसलिए हम लोगों ने आज उनको भी सम्मान से याद भी करते हैं और उनके सामने नमन भी करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।